बुझी क्षमा भी जल सकती है, तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। दर्शकों, स्वागत आप सभी का बिजनेस टॉक में। ये सफर है जीरो से हीरो तक का, और आज के इस सफर में हम आपको मिलवाएंगे रेमंड शॉप के मिस्टर निशिकांत शेंद्रेन से। तो आइए मिलते हैं निशिकांत जी से। रेमंड्स इंडिया का सबसे बड़ा फैब्रिक एंड फैशन रिटेलर ग्रुप है और नागपुर के एम्प्रेस मॉल में रेमंड्स के फ्रेंचाइजी मिस्टर निशिकांत शेंडे है। 2012 में रेमंड्स की फ्रेंचाइजी निशिकांत जी को मिली और महज एक साल में ही ऑल इंडिया कस्टम टेलरिंग कंपटीशन में उनकी शॉप को सेकंड रैंक मिला। इंडिया के 750 रेमंड शॉप में सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में एम्प्रेस मॉल की ये रेमंड शॉप टॉप 20 में है। 44 वर्षीय निशिकांत शेंडे जी ने महज 19 साल की उम्र में ही पिता को खो दिया। उसके बाद अपनी माता, 2 भाई और एक बहन का जिम्मा बड़ी मेहनत और कठिनाइयों में उठाया। शुरुआती दौर में वीसीआर का बिजनेस उन्होंने शुरू किया। उसमें कुछ गुंडों ने उन्हें बहुत परेशान किया। उसके बाद सरकारी नौकरी में भी सीनियर्स ने उन्हें परेशान किया, पर उन्होंने अपने आप को एक्सपर्ट करके अपने सीनियर्स का दिल जीता। 2010 में दोनों किडनी खराब होने के बाद वो 2 साल काफी सीरियस कंडीशन में रहे। उन्होंने खुद को रिकवर किया, पर उनके हौसले और इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने रेमंड्स की शॉप शुरू की और आज नागपुर का नाम पूरे भारत में रोशन कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, मिलते हैं निशिकांत शेंडे जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत बिजनेस टॉक में। सर, आपके बारे में जो भी सुना है, आपकी लाइफ जैसे मैंने पढ़ा है, सुना है, काफ़ी इंस्पायरिंग लाइफ रही है आपकी, काफ़ी स्ट्रगल रहा है, पर आज आप रेमंड के एक फ्रेंचाइजी हैं और महाराष्ट्र में दूसरा नंबर आपको मिला है इस साल बेस्ट फ्रेंचाइजी करके। तो सर, पर शुरुआत कैसे थी? शायद आप उत्तर नागपुर के स्लम एरिया में रहते थे, इंदौरा में, तो उस वक्त के बारे में कुछ बताइए। अपने माता पिता, भाई बहन, बचपन के बारे में कुछ बताइए। बचपन मेरा ऐसे ही पढ़ाई, मैं तो दूसरे किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखता नहीं था। सिर्फ पढ़ाई करता था। पिता क्या करते थे? पिता मेरे कलेक्टर ऑफिस में थे। ओके। हाँ। और जॉब करते थे। गवर्नमेंट सर्वेंट थे। मैं बड़ा बेटा था, बहन थी और 2 भाई थे मेरे। अच्छा। हाँ। बस पढ़ाई करते और दूसरा कुछ तो नहीं। पापा स्ट्रिक्ट थे थोड़े से? काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि आप उस एरिया में, स्लम एरिया में थोड़ा सा वातावरण अलग होता है। हाँ, और आप पढ़ाई में लगे हुए रहे, बाकी चीज़ों में आपको पापा शायद ध्यान नहीं देते, मतलब ध्यान न देने देते थे शायद, ऐसा कुछ। हाँ, मेरा खुद का भी था कि मैं दूसरी जगह मुझे ठीक नहीं लगता था, बस पढ़ाई का और घर अपना। ओके। या ज़्यादा से ज़्यादा अपना सराउंडिंग में मैं सोचता भी नहीं। पर आप अभी शायद बेजन बाग में रहते हैं। हाँ। तो फिर वहाँ से शिफ्ट कब हुए आप? वहाँ हम लोग इंदौरा में किराए से रहते थे। अच्छा, किराए के घर। वहाँ से फिर हमने घर बनाना शुरू, बेजन बाग में प्लॉट लिया पापा ने। वहाँ से हम लोग घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और हम लोग फिर वहाँ शिफ्ट हो गए, बेजन बाग शिफ्ट हो गए। आपके पिता शायद, आप छोटे थे उम्र में, 19-20 साल के थे शायद, तब गुजर गए। ये वाकया मतलब कब हुआ ये सब? थोड़ा वो सडनली हुआ है उनका। हम लोग दीक्षा भूमि गए थे, वहाँ सडनली सब लोग, हम लोग घर बहुत रश होने से अलग अलग हो गए। बहुत भीड़ रहती है। हाँ, तो उसमें पापा भी अलग हो गए, तो थोड़ा उनको प्रॉब्लम था, थोड़ा सा वो खांसी वसी उनको ज़्यादा थी, बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था। वहाँ उनको पैरालिसिस अटैक आया उस भीड़ में। ओके। हाँ, हमसे तो बिछड़ गए थे, लेकिन लोगों ने कैसे तरीके से उनको संभाल के वहाँ हॉस्पिटल में वहाँ ले गए। वहाँ से फिर एम्बुलेंस से उनको मैं हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। बाद में हमको पता चला कि हम लोग फादर का ऐसा हुआ है, हम लोग वहाँ पहुँच गए। मतलब आप सीधा हॉस्पिटल ले गए? हाँ। तो मतलब पैरालिसिस का अटैक था? पैरालिसिस का अटैक था। तो कितने महीने कुछ रहे? वो 2 महीने रहे और उसी में उनका 2-3 महीने रहे। तो देहांत उनका उसी पीरियड में, फिर जनवरी में उनका देहांत हो गया। ये बात है अक्टूबर की, एंड जनवरी में वो पास हो गए 1990 में। सर, आप 19 साल के थे, मतलब एक युवक, पर घर का पूरा बोझ आपके आ गया था शायद। तो पापा की नौकरी मिली आपको तुरंत? नौकरी तो बहुत बाद में मिली। मैं तब फिर आपने घर कैसे चला? घर मैंने फिर अपना वीसीआर लेके, मेरा तो खुद की कैपेसिटी नहीं थी। मैं यहाँ से किराया लेता, दूसरे से किराए से लेता था, वो लोगों को किराए से देता था। मतलब रेंट की वीसीआर की शॉप आपने डाली? नहीं, बेजन बाग में डाली कि? बेजन बाग में, इंदौरा बेजन बाग में करता था मैं। पर सर,
एक अच्छे खासे मतलब ठीक ठाक परिवार था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट में आपके पापा थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे। वीसीआर की शॉप, फिर उस वक्त भी कुछ परेशानियां हुई? बहुत परेशानियाँ हुई क्योंकि बिजनेस बोले तो उस वक्त इंदौरा गए तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक एरिया था, उसमें करना काफ़ी चैलेंजिंग बात थी, बट किया मैंने एनी हाउ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते गए, जैसे कि प्रॉब्लम? जैसे रात के वक्त जाना पड़ता था तो तकलीफ होती थी, खुद से दौड़ते थे। वहाँ के लोकल लोगों ने भी हाँ, परेशान वहाँ किया के कुछ शायद? लोग जो खड़े रह गए ऐसे फालतू लोग थे वो रोकते थे, कुछ लूटने की कोशिश करते थे, बट मैं हाथ पैर जोड़ के उनका कैसे तो वो करता था। फिर मैंने खुद की शॉप डाली, छोटी सी शॉप डाली एक स्टेशन बाग में ही, जैसा पान ठेला था उसी में डाल दिया मैंने। वहाँ से शुरुआत की, फिर एक वीसीआर लिया, एक से फिर दो मेहनत की, वो काफ़ी चलने लगा। मतलब किराए के वीसीआर से आप हाँ, फिर खुद शुरुआत का खुद वीसीआर, का लिया। खुद की दुकान, हाँ ऐसा आप प्रगति कर रहे थे। और शायद किसी गुंडे ने भी आपको बहुत परेशान किया उस वक्त। हाँ, थे मैं एक उस शॉप इंदौरा दुकान के ही शायद लूट से। लिया था मेरा, जब इंदौरा चौक में मेरा शॉप था। मैं तो ये दोनों छोटे भाई थे मेरे, वो बैठे थे तो उनको धमका के वो लोग सारा पैसा जो था लूट के दुकान लूट के लेके। ले गए। हाँ, फिर तब से मेरा कंसंट्रेशन काफ़ी उसमें उतर गया मतलब पहला बिजनेस जो छोटा आपने शुरू करने का हाँ, कर वहाँ दिया फिर था, ब्रेकअप लग गया फिर पूरा। उससे आप मतलब निराश ही हो गए कि ऐसा लूट हाँ, हो गई। नहीं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने फिर उसी को ही कैसे तो भी जो मेरा सामान था सारा बेच के उसी शॉप में मैंने दूसरी जनरल स्टोर जैसे डाल दी। ओके। और कुछ दिनों तक उसमें चलते रहा। फिर वो मुझे पॉसिबल नहीं होता था, भाई दोनों छोटे थे, पढ़ते थे, उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती थी, तो मैंने फिर वो उसको बंद करना ही ठीक समझा। मैं फिर अपने जॉब पे कंसंट्रेट करते रहा। तो पापा की जॉब आपको मिली फिर? हाँ, 1992 में 1992 में। हाँ। ओके। तो फिर कहाँ पोस्टिंग कामठी? मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी कामठी में, तहसील ऑफिस कामठी में था। तो उसके बाद कुछ मतलब इतना स्ट्रगल के बाद कुछ अच्छी चीज़ें भी होने लगी थी लाइफ में, मतलब ऐसा बोल सकते हैं? जॉब मिला, ये मिला? जॉब भी बहुत चैलेंजिंग जॉब था। ऑफिसर्स बहुत ठीक था मेरा ऑफिसर, बहुत बातें सुनाता था, बहुत बातें सुनाता था। मुझे सहन नहीं होती थी, मतलब कुछ बातें ऐसी कहता था। तो मैंने सोच लिया, ठान लिया था मैंने मन में कि नहीं, इसकी बातें सुनना तो है नहीं। बहुत मेहनत की मैंने, ऑफिस में के बाद। सर स्ट्रगल आपने बहुत अच्छी, मतलब बहुत स्ट्रगल की, पर आप डरे नहीं सर? शायद आपने खुद को बेस मैंने पकड़ हिम्मत लिया नहीं आपने। छोड़ा था, अपनी सिर्फ लड़ते रहा, पढ़ाई करते रहा। पढ़ाई तो मेरी छूट गई थी, अपनी ऑफिशियल में अपनी स्टडी करते रहा। दर्शकों, निशिकांत जी के जीवन में कई गुंडों ने उन्हें परेशान किया, उसी के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब में सीनियर्स ने भी उन्हें बहुत परेशान किया, पर वो हारे नहीं, डटे रहे और उन्होंने फिर से कमबैक किया अपने लाइफ में। जानेंगे आगे उन्होंने क्या किया, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी। सर अपने वाइफ के बारे में हमें कुछ बताइए। उसका नाम है रीता शिंदे। जब मेरी मैरिज हुई वो तब उसके पहले से ही वो दिल्ली में। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। हम बात कर रहे हैं नागपुर के एम्प्रेस मिल के रेमंड फ्रेंचाइजी निशिकांत शेंडे जी से। सर 1992 में आपके पिता की नौकरी आपको मिली, सीनियर्स बहुत परेशान कर रहे थे आपको, उसको आपने कैसे ओवरकम किया? मैंने काफ़ी मेहनत की अपने जॉब के पीछे। मैंने पुराने फाइल्स निकाल के मैं पढ़ते रहा, उस वक्त? हाँ, स्टडी करते रहा। यहाँ से जो फाइल मुझे दिखती थी मैं पुरानी वो उसको पढ़ता था, उसका कैसा हैंडल किया गया है वो मैं पढ़ता था। उससे मैं काफ़ी वो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था वो मैं लिख लेता था, और उसकी मैं पढ़ाई उसी में ही अपने आप को मैंने डाल दिया था कि मुझे वो, क्योंकि मुझे शायद कि नहीं होता था तो मैं बहुत, हाँ भाषा में बात करते हैं। हाँ, तो मैंने उसको फिर बहुत पढ़ाई की, उसमें अपने ऑफिशियल काम में बहुत पढ़ाई कर लिया। मैंने अपने आप को डाल के फिर मैंने इतना बहुत पढ़ाई करके फिर उसमें इतना स्ट्रांग हो गया कि ऑफिसर्स फिर मुझे ऑफिसर्स के व्यूज चेंज हुए, फिर अपने आप उन्हें समझ में आए, फिर वो मुझे चाहने लगे। फिर मतलब आपने खुद को एक्सपर्ट कर दिया था, हाँ, जाके उनको कोई गलती दिखती नहीं थी। हाँ, चलो, और फिर आप पॉपुलर भी होने लगे होंगे थोड़े बहुत आपके सीनियर्स में। हाँ, पॉपुलर हुआ। अच्छा, फिर उस वक्त आपने परिवार पे कैसे ध्यान दिया? आपकी बहन, आपके 2 भाई, माता आपकी? पढ़ाई पे तो मैं फैमिली के तो मैं ख्याल नहीं कर पाता था, बिकॉज काम भी इतना दूर था, जाना आना ऑफिस में काम, वो उसके कारण मैं नहीं दे पाता था। माँ ने घर संभाल लिया। माँ ने मुझे कहा कि अब घर की चिंता नहीं मत करो, मैं घर संभालूंगी, तुम ऑफिस देखो। तो मैं ऑफिस ही देखता था,
और फिर मैंने 1995 में बहन की शादी करा दी। दोनों भाई मेरे पढ़ते रहे, चलती रही। फिर एक कंडीशन ऐसी आई कि मुझे भी शादी करनी पड़ी। 1996 में मैंने शादी की। मैं प्रशांत शेंडे, निशिकांत शेंडे इनका छोटा भाई। मैं इनके साथ, भैया के साथ बिजनेस में ही इनके साथ शेयर में हूँ। साथ में रहते हैं हम सब साथ में। और भैया के सभी डिपार्टमेंट का काम वो रहे नहीं रहे तो हम ही संभालते हैं। मेरा एक छोटा भाई है और भैया अधिकतर हमें ध्यान देने के लिए बोलते हैं, हमें प्रोत्साहन देते रहते हैं बिजनेस के बारे में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसा भाई सभी को मिले। मैं दीपक शेंडे, निशिकांत शेंडे का छोटा भाई। मुझे तो याद नहीं कि मेरे पिताजी का चेहरा, बट मेरे लिए पिताजी से बढ़कर है। इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस जो खोला है उसमें मेरे को बहुत अच्छा सहयोग मिला है। और मैं फ़िलहाल जॉब करता था, जॉब छोड़ के भी लेटेस्ट जॉब छोड़ के मैं इनके साथ इन्वॉल्व होने की सोच के यहाँ पे सेल के इसमें आया हूँ। सर अपने वाइफ के बारे में हमें कुछ बताइए। उसका नाम है रीता शेंडे। वो जब मेरी मैरिज हुई वो तब उसके पहले से ही वो दिल्ली में जॉब करती थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में थी। मेरी उससे मैरिज हुई, उसके बाद उसका तो पोस्टिंग वहाँ थी। तो कुछ दिन एक महीना हम लोग साथ में रहने के बाद उसको फिर ऑफिस जाना, ज्वाइन करने के लिए वापस जाना पड़ा। आप यहाँ, मैम वहाँ। हाँ, उसका जॉब था, वो वहाँ जाना भी पड़ता था। फिर हमने किसी तरह एडजस्ट किया कि कभी वो यहाँ आ जाती थी। कितने साल तक, मतलब ये 5 साल चला, 5 साल रहा। काफी लंबा समय, मतलब आप एक दूसरे से दूर भी रहे, एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं। हाँ, बट जॉब था तो उसको तो रिस्पॉन्स देना ही पड़ता था उसका। वो फिर वहाँ उस वक्त एक बेटा हुआ मुझे, वो बेटे को लेके वहाँ दिल्ली रहने लगी। वो किसी तरीके से एडजस्ट करके उसको क्रच में रखती थी और वो ऑफिस ज्वाइन करती जाती थी, अपना आते वक्त उसको लेके अपना घर में आती थी। ऐसा हमारा लाइफ चला फिर 5 साल। कभी मैं वो आ जाती थी, फिर मुझे बहुत याद आती थी तो मैं निकल जाता था, वो आ जाती थी। ऐसा हमारा चलते रहा। फिर सर शायद आपका हेल्थ का भी कुछ इशू हुआ था अभी कुछ? हाँ, 2010 में मेरा सडनली मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मुझे आईसीयू में ही डाला गया। तो उस वक्त मुझे पता चला कि मेरे दोनों किडनियाँ फेल हो गई है। फिर बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, कुछ आशा नहीं थी। बट किसी तरीके से मैं वो जंग जीत के मैं वापस आया हूँ। तो आपने ट्रांसप्लांट कराया? अभी 1 साल पहले मैंने कराया। हाँ, हो चुका है। हाँ। फिर सर बिजनेस में कैसा है? एक रेमंड के शॉप के फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए, आपको कैसे सोचा? हाँ, मैं जब मेरा वो हुआ तबीयत ख़राब, उसके बाद मेरा डायलिसिस शुरू था। मैं डायलिसिस करके घर आता था, घर में फिर होता था घर में। तो फिर मैं आके फिर मुझे आने के बाद एक ही काम होता था कि सो जाओ। फिर तो मैंने ये सोचा कि ये कब तक चलेगा, ये मैं ऐसा तो नहीं जी पाऊँगा कि सिर्फ दवा, हॉस्पिटल और घर, हॉस्पिटल घर, ये तो मेरे से नहीं होता। मैं समझ, ये तो मेरा लाइफ ख़त्म हो गया, ऐसा सोच थी मेरी, सोच लिया था मैंने और हो भी गई थी। बट उसमें से फिर मैंने सोचा कि ये ऐसा तो, ये तो होने ही वाला है, जो होने वाला है वो होने वाला है। चलो कुछ करते हैं, जो बची है लाइफ उसमें कुछ करते हैं हम, कि मेरा टाइम भी पास हो और मेरा बीमारी का मुझे कुछ पता ना चले कि मुझे है तो सही, बट उसमें से कुछ तो भी करना है, ऐसा मुझे लग रहा था। तो आपने हार नहीं मानी और सोचा कि कुछ तो करना है। हाँ, करना है। हेल्थ इशू को लेके नहीं जीना है ना, ओवरकम करना है। फिर आप जॉब जा रहे थे कि छोड़ चुके थे? ना, उस वक्त मैं पूरा छुट्टी पे, डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि आप जॉब नहीं जा सकते, छुट्टी पे फिर रहना है आपने आपको। शॉप ढूंढना शुरू किया? हाँ, घर में रहते फिर मैं नेट पे ऐसे ही नेट पे बैठे रहता था, कुछ तो भी पढ़ने का, कुछ तो भी करने, ऐसा सोच के मैं फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो भी करना है, अभी बचा है, ये तो मुझे नहीं होगा, कुछ तो भी चलो एक दुकान डाल लेते हैं हम लोग, तो उसमें अपना टाइम पास मेरा हो जाएगा। ये सोच के मैंने कुछ सोचना, शॉप का मैंने सोच रहा था, कुछ तो भी शॉप चालू कर लेते हैं और चलेंगे। तो रहते मुझे ऐसा लगा कुछ तो भी ठीक ठाक करते हैं, फिर करना ही है तो चलो ठीक करें कुछ। तो मैंने फिर
कपड़ों के बिजनेस के बारे में सोचा। तो फिर उसमें मैंने चलो कपड़ों का बिजनेस, तो फिर वो सब नेट पे मैं सर्च करते रहा कि कैसा होता है, क्या होता है। मुझे कुछ नॉलेज नहीं था कैसा करना है, ये सब मैं सोचते रहा। फिर मैंने सर्च करते 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 मुझे वो फ्रेंचाइजी का दिखा, फ्रेंचाइजी का क्या होता है। उसमें मैंने स्टडी की कि फ्रेंचाइजी क्या होती है, फिर कैसा किया जाता है। तो उसमें ये सब मुझे कुछ सेमिनार था एक फ्रेंचाइजी इंडिया का नागपुर, वहाँ मैंने अटेंड की। वहाँ मैं दिन भर रुका तो मुझे वहाँ से कुछ इंस्पायरेशन मिला मुझे कि चलो ये तो चलो वो क्लियर हो गया कि फ्रेंचाइजी क्या होती है, क्या करना चाहिए। मतलब आपने थोड़ा बहुत फ्रेंचाइजी के बारे में नॉलेज लिया। दर्शकों, हम बात करें निशिकांत जी से, जानेंगे कैसे उन्होंने रेमंड्स को चुना, कैसे उन्होंने कैपिटल जमाया, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेमंड का भी नया शोरूम हमारे हाथ से जाए, बट उन्होंने मुझे मेरे से मिलने के बाद मुझे उन्होंने कहा था कि नहीं, हम आपको ही देंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। हम बात कर रहे हैं निशिकांत शेंडे जी से, जो नागपुर के इम्प्रेस मॉल के रेमंड के फ्रेंचाइजी। सर, आपने अपने हेल्थ इशू, जैसे आपका किडनी फेलियर हो चुका था, आपने ट्रांसप्लांट कराया और फिर भी हार न मानकर भी आपने रेमंड की फ्रेंचाइजी लेने का सोचा। वो शुरुआत कैसे की आपने, फ्रेंचाइजी तक आप पहुंचे कैसे, कैपिटल कैसे जमा, थोड़ा बहुत बताइए। ये सब चीज़ें मैंने नेट पे सर्च की। नेट पे मैं काफ़ी चीज़ें सर्च करते रहा, वहाँ से स्टडी करते रहा। सर्च करते करते मैंने फिर मन बना लिया कि चलो कुछ तो भी रेमंड का करते हैं। तो उसमें मैंने उसको सर्च करके उसमें मैंने पता किया कि वो उसकी फ़ीस अप टू 30 लाख में हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ये मेरे लिए हो जाएगा मेरे से। हाँ, तो मैंने फिर मेरे पास कुछ पड़ी थी 2-3 लाख, छोटे भाई के नाम से खेती थी, वो खेती उसको रिक्वेस्ट करके उसको बेचने लगाया। मेरा एक फिर प्लॉट था वैशाली नगर में, वो बेच दिया मैंने। किसी तरीके से मैंने 30 लाख मैंने जमा कर लिया। डिपॉजिट जो 30 लाख, हाँ, जो पास का था, कुछ खेती-बाड़ी गहने, खेती बेची, गहने थे घर के लोगों के, सारे गहने गिरवी रख दिए, उसमें से 8-10 लाख कुछ मिल गए। ऐसा करके मैंने 30 लाख जमा कर लिया। चलो, मतलब आपने फ्रेंचाइजी रजिस्टर कर ली थी डिपॉजिट भर के। हाँ, उसके बाद फिर आपने ये शॉप कैसे अरेंज किया? मैंने पहले मॉल में ही एक छोटी सी शॉप देखी थी। मुझे पता नहीं था रेमंड का इतना बड़ा शॉप लगता है, तो मैंने छोटी सी शॉप देखी। फिर मैंने नेट पे ही सर्च करके उसका प्रपोजल फॉर्म भर दिया। रेमंड के आदमी, फिर वहाँ के किसी एम्प्लॉय ऑफिसर ने मुझे कांटेक्ट किया। उसने मुझे कहा कि आप हमको जगह दिखाइए। तो मैं उनको ये जगह दिखाने यहाँ मॉल में ले आया। उनको मॉल काफ़ी पसंद आया। उन्होंने फिर कंफर्म कर दी कि हाँ, अपन यहाँ शॉप करेंगे। बट जो शॉप मैंने ली थी वो काफ़ी छोटी थी उनके हिसाब से। उन्होंने मुझे चेंज करने लगाया। मैंने कहा यार, मेरा बजट इतना ही है, इसके ऊपर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग कुछ देखते हैं क्या होता है। तो फिर उन्होंने फिर मुझे बताया कि हम शॉप हम लोग लेके देते हैं आपको, और रेंट जो है वो आपको शेयरिंग रहेगा हमारा। मतलब रेमंड कंपनी के ऑफिसर्स ने आपको ऑफर किया हाँ, कि हम शेयरिंग बेस पे हाँ, रेंट के शॉप देते हैं, हाँ, पर आप फ्रेंचाइजी लीजिए। हाँ, गुड। बिकॉज उनका एक इंटेंशन था कि नया किसी आदमी को हम इंट्रोड्यूस करें। काफ़ी पुराने लोग हैं, वो अपनी मोनोपोली से कुछ मांगते हैं, जो फ्रेंचाइजी कंडीशंस रखते हैं। मैंने कोई कंडीशन नहीं रखा था, तो उनकी काफ़ी इच्छा, मुझे मिलने के बाद उनको वो इम्प्रेस हुए। उन्होंने काफ़ी सराहा और मुझे बैकग्राउंड, मेरा सारा हिस्ट्री लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम गिव यू। तो उसमें उन्होंने हम आपको ये हेल्प कर सकता है। मतलब आपने उनका ट्रस्ट जीता। हाँ, और फिर उन्होंने कहा कि वो आपको हेल्प करेंगे। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? वहाँ से फिर कंपनी से और से ही शॉप बुक हुआ ये मॉल। फिर उन्होंने मुझे फ्रेंचाइजी करके अपॉइंट किया। कुछ डिपॉजिट लिया उसमें मेरा। फिर एट दैट टाइम उसमें भी काफ़ी परेशानी हुई, कंपनी से नहीं हुई, बट अदर्स जो फ्रेंचाइजीज है वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई नया आदमी आए, कि ऐसे कुछ किसी नए आदमी को ये मिले और ये शोरूम भी, रेमंड का भी नया शोरूम हमारे हाथ से जाए। बट उन्होंने मेरे से मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि नहीं, हम आपको ही देंगे, आप बस स्टंट रहिए आप। मतलब लोकल फ्रेंचाइजी जो थे हाँ, रेमंड्स के, वो विरोध कर रहे थे कि एक नए बंदे को फ्रेंचाइजी नहीं मिलनी। पर फिर भी रेमंड वाले कह रहे थे कि नहीं, हम आपको ही फ्रेंचाइजी देंगे। आपको ही। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ सर? आपको शॉप खोलने में और कुछ परेशानी?
परेशानियां तो काफ़ी हुई क्योंकि एक नया उस क्षेत्र वक्त। था हाँ, आपके उस लिए। नया अपने टोटल व्यवसाय में नया आ रहे क्षेत्र थे, था। गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आप आ रहे थे। और मेरी तबीयत ऐसी थी तो उस वक्त बॉम्बे जाना नहीं होता था पॉसिबल। आते आते मेरी तबीयत अक्सर ख़राब होती थी, बट मैं डटा रहा, होगा जो होगा करेंगे। तो ऐसा करके मैं फिर बॉम्बे ऑफिस जाके अंश उनसे मिल के आता था, उनसे सारी पेमेंट का कंडीशन एक समझ टारगेट गया भी था। होता है सर, एक साल में कुछ आपको इतना करना पड़ता है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, मैं नया होने से उन्होंने मुझे टारगेट बढ़ा के दिया था, 1 करोड़ 29 लाख का मुझे टारगेट दिया था। बट अब मेरी जीत थी कि मुझे करना है। मैंने 1 करोड़ 56 लाख मैंने किया फर्स्ट ईयर। मतलब आपने उसको एक्सीड भी कर दिया और 20-25 लाख ज्यादा के। हाँ, मुझे ये प्रूफ करना था कि कुछ कर सकते हम। ये मुझे प्रूफ करना था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। कुछ नए करने की मेरी इच्छा थी, वो भी पूरी करना चाहता था मैं। तो ये हो आपने रेमंड्स की शॉप में कुछ नई यूनिक चीजें रखी हैं, जैसे कि जो बाकी लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो सारी चीजें आपने क्यों की? मतलब ग्राहकों के लिए आप एक से एक बारीक चीजों का ध्यान रखते हैं। हाँ, ये मेरी देखिए, मैं अलग फील्ड से हूँ, इस फील्ड में आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ जो कस्टमर्स हो उनके पैसों का वैल्यू कुछ मैं दे पाऊँ। सो मैं कुछ नया देना उनको चाहता हूँ, कुछ नई सर्विस सोच सकता हूँ कि मैं ये दूँ। जो मेरे सोच में आती है मैं ट्राई करता हूँ कि उसको मैं करूँ, और मैं सक्सेस हो रहा हूँ उसमें सब चीज़ों में। तो शायद इसीलिए महाराष्ट्र में नंबर 2 फ्रेंचाइजी आपको मिली है शायद। हाँ। अवार्ड जो होता है रेमंड का हर साल। हाँ, अभी मुझे, बेस्ट 12 होते हैं उसमें आप नंबर 2 पे हैं। हाँ, अभी नेक्स्ट मंथ में ही मुझे नवाजा गया है। बहुत बहुत बेहतरीन सर। रेमंड एक नई कंसेप्ट लाया है, मेड टू मेजर। शायद विदर्भ में एक ही एजेंसी है जो आपको मिला हुआ है हाँ, फ्रेंचाइजी में। उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, इसके पीछे भी काफ़ी हिस्ट्री है, काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है जो मुझे झेलनी पड़ी। बट मैं जब इतना सब कर सकता हूँ तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि ये तो मुझे आता ही नहीं था स्टार्टिंग से। तो मैंने सोचा नहीं, करना है मुझे। इसकी मैंने सुना था मैं कहीं कि रेमंड मेड टू मेजर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कंपनी से कुछ चीज़, हमारी पसंद की चीज़ें, हमारी चीज़ के पसंद के कप्स, कॉलर्स, हम जो चाहेंगे वैसी चीज़ कंपनी से डायरेक्ट सिल के आती है। सो मैंने फिर कंपनी से बात की इस बारे में, तो उन्होंने कहा हाँ है, ये सिर्फ अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, और मैं फर्स्ट नागपुर में इंट्रोड्यूस किया हूँ। मतलब नागपुर में जो 40-40 साल पुराने फ्रेंचाइजी है उनको नहीं मिला ना। मेड टू मेजर का जो ये कंसेप्ट है वो सिर्फ आपकी शॉप में इंट्रोड्यूस हुआ। उसमें भी प्रॉब्लम हुआ जब मैंने प्रपोजल डाला, कंपनी ने सैंक्शन का किया था, उस वक्त किसी दूसरे पुराने फ्रेंचाइजी ने फिर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट किया कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट जब नागपुर में दे रहे हो तो मुझे चाहिए। और फिर कंपनी ने कह दिया कि उनका प्रपोजल आया, हमने सैंक्शन कर लिया है। उन्होंने कहा, कंडीशन रखा, नहीं उसका कैंसिल करिए आप, और सिर्फ हमको ही चाहिए। नागपुर कंपनी, रेमंड कंपनी का मेड टू मेजर का कितना टारगेट है नागपुर में, 5 शॉप, 4 शॉप, 5 शॉप, जितना भी खोलना है। उन्हें कहा कि मैं पूरे देता हूँ, और आपको ना दे, ऐसा आपको ना दे। हाँ, ओके ओके। मतलब आपके अपोजिशन में जो थे फ्रेंचाइजी अलग अलग, उन्होंने बहुत षड्यंत्र करने की, रचने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं हुए। शायद कंपनी का ट्रस्ट आप पे था इसीलिए ऐसा हुआ। हो सकता है, कंपनी ट्रस्ट हो सकता है। कंपनी, मेरा जो 1 साल में उनके साथ रिलेशन जो बना, मेरा जो उनके साथ व्यवहार रहा, जो पेमेंट का जो व्यवहार रहा, वो उन्होंने, हो सकता है देख के उन्होंने फिर सैंक्शन देखा किया। कि आप ग्राहकों का भी मन जीत रहे हैं सर्विसेज से। आप अपना जो शॉप है बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं, सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, पेमेंट मोड, और आप रोटेट भी करते हैं शायद फास्ट। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखते पर क्वालिटी मेंटेन करते रहते हैं। मेरा पूरा प्रयत्न होता है कि मैं अच्छी से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करूं, और जो लोगों को अच्छे से, जो ओरिजिनल रेमंड की चीज़ें हैं वो मैं बेचूं, वो उनको सब अच्छी तरीके से उनका सेटिस्फाइड हो। ये मेरा इंटेंशन होता है। वो आए और ख़रीदे, ये कुछ नहीं, वो उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट हो गया, वो मेरे से ट्रस्ट करके, शॉप पे ट्रस्ट करके, रेमंड का जो नाम जो है उसका जो उनको पता है, उसके ऊपर ट्रस्ट करके उसका पूरा मुझे रिजल्ट देना है, ये सोच के मैं उनको। बहुत बेहतरीन सर। आपके कुछ फ्यूचर प्लान भी हैं? फ्यूचर प्लान्स है कि ये मॉल में शॉप होने से यहाँ कुछ मेंटेनेंस में ही सारा चले जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 शॉप्स और कहीं से अरेंज करके मैं 1 शॉप 2 शॉप तो डाल ही दूँ। एक नागपुर में, फिर एक सोच रहा हूँ चंद्रपुर में एक डाल दूँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मतलब आप आजकल युवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा युवकों से यही संदेश है कि किसी का भी व्यवसाय करने का इच्छा हो, वो मेरे से कांटेक्ट करे।
मैं उनको फ्रेंचाइजी कैसी ली जाती है, सारी प्रोसेस कैसी होती है, मैं समझा सकता हूँ। और मेरे से जो प्रयत्न होगा मैं उनको सारा हेल्प करूँगा, जिससे हमारे समाज की जो बेरोजगारी है वो दूर हो और सब एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे, एक अच्छा व्यवसाय करे। और व्यवसाय के फील्ड में हम भी कुछ है, हम कुछ कर सकते हैं अच्छा, ये लोगों उनको सिद्ध करेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने Thank you. बिजनेस टॉक को हमें वक्त दिया इसलिए। थैंक यू। दर्शकों, ये थे निशिकांत शेंडे जी, रेमंड के फ्रेंचाइजी नागपुर के। बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ से वो आगे बढ़े और आज एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे हैं। हम अगले एपिसोड में आपको एक ऐसे ही सितारे से मिलवाएंगे। तब तक देखते रहिए बिजनेस टॉक। ये सफर है जीरो से हीरो तक का।